हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोहित में। आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि है गणित का। और ये पेपर आपका कितने नंबर का होता है तो आप कहेंगे 25 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 5 नंबर का आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो आज हम उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों का पार्ट 1 देखेंगे जिसमें हम लगभग 23 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 23 का, 22 का, 21 का, 20 का, लगभग 4 साल के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। बहुत ही डिटेल तरीके से एक एक प्रश्नों का सोल्यूशन आपको कराएंगे और डिटेल जितना हो सकेगा उतना प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि ऋण पूर्णांक इसमें से कौन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। क्या जान लेते हैं? पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं अगर पूछ लिए आपसे कोई, तो पूर्णांक की परिभाषा क्या है कि वह संख्या, क्या होता है वह संख्या, आप सुनेंगे केवल वह संख्या जिसमें शून्य सहित, जीरो सहित, वह संख्या जिसमें शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब कि माइनस वाले और प्लस वाले सभी के सभी संख्याएं क्या होती है, शामिल होती हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसमें कोई भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं होती है। क्या बताया मैंने कि पूर्णांक वह संख्या है जिसमें शून्य सहित मतलब जीरो भी शामिल है और माइनस वाली संख्या जितनी है और प्लस वाली, ये सभी के सभी शामिल होती हैं। लेकिन जो भिन्न में कोई अगर संख्या लिखी है तो उसको पूर्णांक नहीं कहा जाता है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया पूर्णांक की परिभाषा। अब हम इसमें जानते हैं ऋण पूर्णांक कौन सा है। तो देखिए, क्या ये ऋण पूर्णांक होगा? -3/5 नहीं होगा, क्योंकि मैंने परिभाषा में बताया कि भिन्न वाली संख्या जो है पूर्णांक नहीं होती है, कोई भी पूर्णांक नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। क्या -5 होगा? हाँ बिल्कुल, एक बार ही हो सकता है माइनस, क्योंकि माइनस शामिल होता है, जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, क्या ये वाला होगा? क्योंकि -√7। अब देखो √7 का मतलब है कि इस संख्या का आप पूर्ण वर्ग जो है निकाल ही नहीं पाएंगे, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं आप इसका। √7 क्या नहीं निकाल सकते आप, वर्गमूल निकाल नहीं पाओगे। तो ये तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बताइए अब बचा कौन? जीरो होगा क्या? तो क्योंकि हमसे ऋण पूर्णांक पूछा है तो ऋण पूर्णांक कौन होगा इसमें? अब -5 ही बचा, तो हमारा उत्तर पहले का क्या सही होगा? -5 सही होगा। फिर से एक बार समझें, मैंने बताया पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें शून्य सहित संख्या का माइनस मतलब ऋणात्मक मान और धनात्मक मान शामिल होता है, लेकिन जो है भिन्न रूप शामिल नहीं होता। किसी भी संख्या का अगर भिन्न रूप लिखा है तो उसको पूर्णांक नहीं कहा जाता। और कोई संख्या का अगर आप वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हो तो वो भी जो है पूर्णांक नहीं होगा, फिर वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ना तो इसमें पहला सही हुआ ना तो आपका तीसरा, क्योंकि ऋण पूर्णांक पूछा है ना माइनस वाला, तो -5 ही सही होगा। तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ये प्रश्न बहुत डिटेल तरीके से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्या पूछा गया है? 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। अब लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या बताना? एलसीएम बताना है। तो आइए निकालते हैं, बहुत सिंपल है। 9, 12 और 18 का आप एलसीएम निकालो। काटें आप, सबसे पहले सबसे छोटे संख्या से काटें। 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट देंगे, 9 नहीं कटेगा। 2 छंग 12, 2 9 18। अभी 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, फिर काटेंगे, ये 9 नहीं कटेगा, ये 6 कटेगा, 2 3 6 और ये 9 नहीं कटेगा। तब तक काटेंगे जब तक कि नीचे सभी मान 1 1 ना हो जाए। अब कितने से काटेंगे? 3 से। 3 त्रिक्का 9, 3 1 कम 3, 3 त्रिक्का 9। अभी बच गया है हमारे पास कौन? 3 1 3। अभी 1 1 नहीं आया, अभी कितने से कटेगा? 3 से और कटेगा। 3 1 कम 3, ये भी 1, ये भी 1 हो गया। अब जो ये संख्याएं आई, ये और ये और ये और ये, इन संख्या क्या कर लो आप? गुणा कर लो आपस में, और जो इनका गुणा करने के बाद मान आएगा वही इसका क्या होगा? लासा होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो गुणा कर सकते हैं आप। कितना आया है आपके पास? 2, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 3 आया है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो बताइए 9, 12, 18 का लासा क्या होगा? तो आप कहेंगे 36। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 36। आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा ये प्रश्न भी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? 23 में 5 प्रश्न पूछता है, तो ये तीसरा है। कह रहा निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है। तो पहले हम आपको ये बता देते परमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर आप कुछ ढूंढ लोगे कौन इसमें परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। और जो p और q होते हैं ना, ये कैसी संख्याएं होती हैं? तो सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब सहअभाज्य पूर्णांक क्या है? तो कोई भी 2 पूर्णांक हो, उनके बीच अगर उनका जो HCF है 1 है तो उसको हम कहते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। जैसे हम आपसे कहते हैं कि 2 और क्या 3, ये सहअभाज्य पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मासा केवल 1 निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इसे सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। और इनको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं।
तो बताइए, देखो 22/12 ये तो P/Q के रूप में लिखा है, तो ये तो परमेय संख्या है। अच्छा 0.78 परमेय है, चेक करते हैं, दशमलव हटाओ तो क्या आएगा, नीचे 2 जीरो आएगा। इसको भी जब काटोगे तो P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, तो ये भी परमेय है। अच्छा इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को, मतलब 5/√36, √36 का मतलब कितना निकल आएगा, तो आप कहोगे 6 निकल आएगा, 5/6, तो ये भी P/Q में बन गया, तो ये भी परमेय है। लेकिन जो ये पाई है, पाई ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 आप कहोगे पाई का मान तो 22/7 होता है, बिल्कुल ये कहीं कहीं होता है, क्योंकि पाई का मान 3.14 भी होता है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि पाई क्या है, परमेय है। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 बोले तो आपकी ये क्या है, परमेय संख्या है। 22/7 तो परमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। और परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 2023 का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 9.5 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए इसको हम निकालने का एक ट्रिक बताते हैं। आपको a+b का होल स्क्वायर आता ही होगा, सिंपल तरीका। तो देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे a², बीच में लिखोगे आप 2ab, और इधर क्या लिखोगे b²। किसी भी दो संख्या का अगर वर्ग निकालना है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो आप ऐसे निकाल सकते हो बहुत ही आराम तरीके से। तो देखिए इसमें a क्या हो जाएगा, ये जो 9 है पहला डिजिट, इसको a मानेंगे, और जो 5 है इसको हम b मानेंगे। अब देखो दशमलव यहाँ 1 अंक पे है, जब स्क्वायर करोगे 2 अंक पे आ जाएगा, वो तो हम लगा देंगे। तो बताओ a का स्क्वायर कितना आएगा, तो पूरा a का मान लिखा जाएगा इसमें, तो 9 का स्क्वायर 81, पूरा 81 लिखो। इधर 5 के स्क्वायर कितना कहोगे 25, पूरा लिखो। अब बीच में क्या लगाओ 2ab। तो बताओ 2 गुणे a गुणे b, a का मान कितना है, तो आप कहोगे 9, तो 2 9 18 है ना। a का मान कितना है 9, और b का मान 5 है, तो बताओ 2 9 18 5 90, तो यहाँ लिखो क्या 90। अब कैसे लिखा जाएगा, इधर जो लास्ट में सबसे है, इधर का इकाई अंक केवल लिखा जाएगा बस, तो 5 है इकाई अंक ले लेंगे। तो ये कहांगे दहाई वाला, ये दहाई वाला इसके इकाई के साथ जुड़ जाता है, तो 0 में 2 जोड़ो कितना आएगा, तो 2, ये लिख दो पूरा आप। अब जो बचा है ये वाली संख्या, इसको इसके साथ में पूरा जोड़ लेते हैं। 81 में 9 जोड़ो कितना आएगा 90, तो कितना आएगा हमारा उत्तर 90 25। लेकिन क्योंकि पॉइंट है, तो जब स्क्वायर करोगे पॉइंट का, तो 1 अंक पे है, 2 अंक पे लगना चाहिए, तो यहाँ पे 0.2 अंक पे लगा देंगे हम, तो आएगा 90.25। तो कौन सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी दो संख्या का स्क्वायर आप इस फार्मूले से लगा सकते हो, बढ़िया आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5वां 23 का लास्ट क्वेश्चन है, 23 वाले का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु वर्ग क्या होगा, यहाँ चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसे। तो देखिए वर्ग चिन्ह, पहली बात 40 से 50 क्या है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि 40 से 50 क्या है, तो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं, जिसमें ये क्या होती है, निम्न सीमा। इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं, उच्च सीमा, ठीक है। और जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का मान होता है, इसको मध्यमान भी कहते हैं। तो कैसे निकलेगा बीच का मान, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के ऊपर वाले मान को और निम्न वाले को 2 से भाग कर दो आप, आपका निकल आएगा मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हम निकाल लेते हैं। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक भी करेंगे, है ना, दोस्तों एक शेयर भी कर देना। तो 40 प्लस क्या बोला मैंने 50, और बटे क्या कर दो 2 कर दो, तो 40 50 कितना आएगा 90, 90 बटे 2 तो कितना आएगा, आप कहोगे 45 आएगा। समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या आएगा, उत्तर क्या होगा आपका बा वाला, ठीक है ना, 45 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2023 के मैंने सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा पूर्णांक इसमें कौन है। तो देखिए जब भी कभी सबसे छोटा पूर्णांक की बात करेगा ना, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, 0। बाकी पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन जब भी कभी सबसे छोटा पूर्णांक बोलेगा तो उसे कहेंगे 0। और ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी होती है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या भी 0 होती है। तो क्या हो जाएगा 0। तो पूर्ण संख्या अगर, अच्छा पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो 0 से, 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 1 से जो शुरू होती संख्या, 1 से लेकर अनंत तक, उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। जैसे ही प्राकृतिक संख्या में 0 और शामिल करते हैं, तो ये जो पूरा ग्रुप बन गया अब यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन है, तो आप कहोगे 0, और सबसे बड़ी तो आप कहोगे इनफाइनाइट। जबकि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और सबसे छोटा पूर्णांक पूछे तो हमेशा 0 को ही सही माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ये रहा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई एक समान हो उसे कहेंगे समबाहु। अब भाई समबाहु का मतलब है क्या है, अलग अलग करोगे संधि विच्छेद। सम मीन्स बराबर समान और बाहु मीन्स भुजा और त्रिभुज मीन त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी आकृति। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई की माप सेम हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिमाप कितना दिया है, 3 मीटर। चलिए परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो अगर हम कहें कि ए बी सी ये त्रिभुज है और इसकी एक भुजा हमने ए मीटर माना तो ये वाली भी क्या होगी, ए मीटर, ये वाली भी क्या होगी, ए मीटर। अब परिमाप कितना दिया है, 3 मीटर। और परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप कितना होगा, तीनों भुजा का जोड़। तो ए को 3 बार जोड़ो कितना आएगा, आप कहोगे 3 है। तो हमारे अनुसार 3 है और क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है, 3 मीटर। तो बताओ 3 से 3 कटेगा, ए का मान कितना है, 1 मीटर आएगा नहीं, 1 3 1 कम 3, तो भुजा कितनी आएगा, 1 मीटर। और इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे √3/4 गुणे भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आगे इसको सॉल्व कर दो, तो √3/4 तो इसे रहेगा गुणे भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना, 1 के तो आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो आगे, तो √3/4 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, √3/4। अब क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो वर्ग मीटर, तो √3/4 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आएगा। देखो पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है जबकि यहाँ मीटर में दिया है भुजा की लंबाई। तो हमारा कौन सही होगा, बा वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा डिटेल तरीके से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 22 के प्रश्न चल रहे हैं, अभाज्य संख्या। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो पहले आपको हम बताते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, फिर आप खुद उत्तर बता दोगे। अभाज्य संख्या फिर भाज्य संख्या, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 मल्टीपल होते हैं, हम बोल सकते हैं कि मतलब 2 संख्या से केवल कटे। जैसे कि 1 को नहीं माना गया है अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 केवल 1 से कटेगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है, क्यों, क्योंकि 2 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे तो संख्या उसे कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब वो संख्या केवल अपने आप से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी तीसरे से नहीं कटेगी, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य में क्या होता है, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा है ना फैक्टर्स हो, एक प्रकार से हम कह सकते हैं 2 से ज़्यादा संख्या से कटने लगे। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो हम आपको बता रहे हैं क्या होता है, 4। क्यों, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये 2 से ज़्यादा संख्या से जो संख्या कटने लगे उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, किसी तीसरे से ना कटे, उसे अभाज्य कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब बताओ इसमें क्या पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखो इसमें 8 लगा है, 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो ये तो भैया भाज्य है, इसलिए भैया वाला गया। दूसरा देखो इसमें ये वाला 11 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, और 2 भी मैंने बताया कि अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है क्योंकि 3 1 से कटेगा अपने आप से कटेगा, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बा वाला। 8वें में क्या सही होगा, बा वाला। ये क्यों नहीं सही होगा, सा वाला, क्योंकि इसमें जो 9 है ये 2 से ज़्यादा संख्या से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसमें 6 है इसलिए ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। समझ में आ गया होगा भाज्य अभाज्य के बारे में बहुत अच्छे से आपको। जिस संख्या केवल और केवल 2 संख्या से कटे अपने आप से और 1 से, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। अब पहले ये जान लो कि योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो योगात्मक जो प्रतिलोम किसी भी संख्या का अगर निकालना है ना तो उसके आगे आप माइनस लगा दो। किसी संख्या का अगर योगात्मक बताना, जैसे a का बताना है, हम कहें कि a का योगात्मक प्रतिलोम बताओ आप, तो a का योगात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया इसी संख्या के आगे माइनस लगा दो, तो -a होगा। क्या होगा, -a। अब अच्छा बताओ -3/4 कितना होगा, तो आप कहोगे सिंपल है यार, जब a का इतना है तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे माइनस आगे लगा दो और जो दिया है वो संख्या इसे लिख दो। तो बताओ क्या होगा, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखो क्या पहला ऑप्शन सही है, पहले -3/4 लगा ये गया और सा वाले में भी माइनस लगा ये गया। अभी ये और ये 2 ऑप्शन लग रहा है सही। अब देखते हैं और कौन होगा। गुणात्मक भी पूछा है ना। अब गुणात्मक क्या होता है, जैसे a का गुणात्मक पूछे, इसको हटा दें, हम इरेज कर दें। चलिए इसको इरेज करके आपको हम बताते हैं। अगर गुणात्मक पूछा हो, जैसे कि a का हमसे पूछ लिया जाए गुणात्मक प्रतिलोम, क्या पूछा जाए, गुणात्मक प्रतिलोम। a कोई संख्या है, प्रतिलोम,
तो क्या होता है 1/a, इसका भी उत्क्रम होता है, क्या होता है 1/a, ठीक है, क्योंकि एक उल्टा करोगे तो 1/1 मान लोगे तो ये हो जाएगा। तो बताओ -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, इसी के अनुसार लगाओ। तो आप कहोगे इसका उल्टा कर दें आप, तो क्या होगा -4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4/3। तो कौन होगा बताओ, बा वाला ऑप्शन सही हो रहा है ना, तो ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा 9 में। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहा ये 10 नंबर, और ये 22 का लास्ट क्वेश्चन है। 22 का लास्ट है, अभी क्लास नहीं समाप्त हुई, 22 का लास्ट है ये। निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन नहीं है। अब रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर की बड़ी से बड़ी घात केवल एक हो, उसे रेखीय या रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे पहले वाले में देखो, इसमें x चर है, तो इसमें x की घात कुछ नहीं लगी तो एक तो है, क्योंकि x है तो पावर 1 माना ही जाएगा। अगर नहीं होता चर तो उसकी संख्या 0 मानते हैं, लेकिन x है तो चर की घात 1 है, तो ये तो रैखिक है। इसको देखें आप, इसको सॉल्व करके देखो आप, तो जब सॉल्व करोगे तो भी x के रूप में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो x लगा है पावर 1 ही है, तो ये भी रेखीय है या रैखिक है। ये वाला देखो, ये वाला ये नहीं है, सा वाला नहीं है, क्यों, रुको इरेज करके बताते हैं आपको, ये क्यों नहीं है। देखो यहाँ पर जो चर की घात लगी है 2 लगी है, 2, तो यही आपका हो जाएगा, ये आपका द्विघाती समीकरण है। कैसा है, द्विघाती। अच्छा ये क्यों नहीं है, इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व कर रहे हैं, नीचे देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x एक कम x बराबर क्या आ जाएगा 6×5 = 30, तो x बराबर 30 आ गया। तो x यहाँ x की घात कितनी है, 1 तो है, तो ये भी तो रैखिक बन गया। तो आपका उत्तर सही होगा सा वाला 10वें में। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी ठोस के द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है। कोई भी ठोस है, मान लो हमारे पास ग्लास है, कोई भी ग्लास है, ये रहा, है ना, और ये इसने जो ये घेरा स्थान, पूरा स्थान, मतलब इसके अंदर कितना पानी सानी आ सकता है, वही इतना स्थान घेरे गए, तो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब कि आयतन। तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को हम क्या कहते हैं, तो उसका आयतन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, ये 21 के प्रश्न चल रहे हैं। अब -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो पहले आपको बताते हैं परिमेय संख्या, मैंने बताया था अभी शुरू में ही कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब जैसे मान लो हम आपसे कहें कि 1 और 2 के बीच में बताओ कितनी परिमेय संख्या है, तो बताओ बहुत संख्या बढ़ सकते हो। 1.00001 ये भी सही है, 1.0001 ये भी सही है, 1.0001, ऐसे डाट बहुत सी संख्या बढ़ सकते हो 1 से 2 के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं, और बहुत सी संख्या का मतलब है अनंत संख्या बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी दो संख्या हो, कोई भी दो संख्या के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों भर सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दो संख्या के बीच में हम कितनी परिमेय संख्या भर सकते हैं, तो आप कहोगे अनंत। और अगर पूछ ले दो संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या भर सकते हो, तो वो भी अनंत भर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न का जवाब भी अच्छे से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की माप कितना है, 4 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना है। अब पहली बात हम जानते हैं वर्ग क्या है। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है। अपने पास थोड़ा सा सिस्टम है नहीं तो हम भी डिजिटली पढ़ाते हैं, दिक्कत होने की वजह से ऐसे ही चल रहा है, अभी तो कुछ दिन चलेगा ऐसे ही। एक वर्ग की परिमाप कितना है, 4 मीटर। मैंने भी परिमाप के बारे में बताया था। परिमाप क्या होता है, जो आकृति बनती है उसकी सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप। अब वर्ग जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब वर्ग का गुण क्या है, वर्ग एक चतुर्भुज है। देखो 4 भुजा पाई जा रही है इसमें, और ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा की लंबाई समान हो, बराबर होती है। अगर एक भुजा की लंबाई हम a मीटर माने तो ये वाली भी क्या होगी, a मीटर, ये वाली भी a मीटर, और ये वाली भी क्या होगी, a मीटर, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं, इसके गुण बताते हैं। वर्ग क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा की लंबाई समान होती है। इसके जो विकर्ण होते हैं ये भी बराबर होते हैं, दोनों के दोनों विकर्ण की लंबाई सेम होती है, बराबर। और अगर बात करें भुजा के बराबर नहीं होती, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, भुजा तो अलग चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद इसके जो कोण होते हैं चारों समकोण होते हैं। इसके चारों के चारों कोण जो होते हैं कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। इतना वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। अब इसका जो सूत्र बन के आता है, चलो आपको सूत्र निकाल के ही दिखाते हैं आपको वर्ग का विकर्ण का। अगर हमने a मीटर माना है भुजा, तो एक विकर्ण ये होगा, तो मान लेते हैं, तो विकर्ण इसका मान हम निकालते हैं। और ये मैंने बताया समकोण होगा, कौन त्रिभुज बनेगा, ये समकोण। और समकोण त्रिभुज में क्या निकल के आता है, पाइथागोरस की प्रमेय। तो जो इसका विकर्ण आएगा, जानते हो क्या आएगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। तो जब इसको निकालेंगे तो निकल के हमारा आएगा √2 × a, क्या आएगा, निकाल सकते हो आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा के, √2 × a। a क्या है, भुजा। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे √2 × भुजा होता है। चलिए इतना बता दिया, लेकिन हमसे क्या पूछा है, इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्या दिया है, परिमाप। तो चलिए परिमाप के बारे में बताते हैं। परिमाप क्या होगा बताओ, तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप मैंने बताया था सब भुजा का जोड़।
तो वर्ग का परिमाप क्या होगा बताओ। यहाँ पर 4 बार ए है तो 4 ए, 4 गुणे भुजा बराबर कितना दिया है 4 मीटर। तो 4 एक कम 4, तो आप कहोगे भुजा कितनी आई, तो भुजा 1 मीटर आ गई। भुजा कितनी है 1 मीटर। क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो एक सूत्र तो अभी मैंने बताया था कि वर्ग के विकर्ण का अगर पूछे तो √2 गुणे भुजा होता है, और जब क्षेत्रफल का पूछे ना तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो ए का स्क्वायर, ए का मान कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर का क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। अच्छा बताओ कितना आएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 के तो आएगा 1 की घात 100 लगा दो, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ही आएगा। तो 1, लेकिन मीटर के स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब 1 वर्ग मीटर इसको बोल सकते हैं हम। क्या सही होगा, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये तो भैया अगर देखो तो फार्मूले है, 2021 का प्रश्न है ये। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बताओ किसका सूत्र है, आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वही तो लिखा है, बस पहले ये इसको बीच में लिख दिया है, मतलब इसको चाहे हम ये लिखें चाहे ऐसे लिख दें, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो भी तो वही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र है, ठीक है ना। जबकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो पता ही होगा। तो आपका उत्तर क्या सही होगा, बा वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो इसका ये होता है। चलिए तो हमारा उत्तर इसमें कौन सही हो जाएगा, बा वाला। ठीक है, बाकी सबको हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताएंगे। चलिए तो बात सही होगा 14 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, इसमें कोई रैखिक समीकरण नहीं है। फिर वही क्वेश्चन पूछा है रैखिक समीकरण, बस केवल यहाँ डिजिट अलग अलग है। तो बताइए यहाँ पर यम क्या है, यहाँ पर यम क्या है, एक ये चर है। चर किसे कहते हैं, चर का मान वेरिएबल होता है, मतलब कि बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता, जबकि अचर फिक्स होता है। तो ये क्या है, देखो चर की घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और 1 का मतलब क्या है रैखिक है, मैंने बताया था, तो ये तो रैखिक है। अच्छा इसमें चर y लगा है तो y की घात कुछ नहीं तो वो भी 1 मानेंगे, ये भी रैखिक है। इसका मतलब क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व करो 5 दूनी आप कहोगे 10p आएगा और प्लस 5 एक कम 5 बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर भी जो चर आया इसकी घात p है, मतलब 1 है, तो ये भी हमारा रैखिक है। अच्छा इसको देखो दा वाले को, दा वाला इधर हम लगा रहे हैं, ये ऐसे लिखा है x प्लस 1/x बराबर क्या लिखा है 7। तो इधर जब गुणा करोगे आप तो बताओ कितना आएगा, आप कहोगे x से x में गुणा करो तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 एक कम 1 बटे x बराबर कितना आ गया 7। जब इसको आप गुणा भाग करोगे तो कितना आएगा, गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लगाते हैं इसके बाद, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आएगा 7x। अब यहाँ देखो बड़ी घात कितनी आई, आप कहोगे 2 आई, 2 का मतलब द्विघाती समीकरण, ये रैखिक नहीं है। तो हमारा जो दा वाला उत्तर है सही हो जाएगा। कौन सही होगा इसमें, दा वाला उत्तर, ठीक है ना। चलिए अलग कलर लगा दें, दूसरे कलर से बता दें, तो इसमें दा वाला सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि नहीं है पूछा है, ये कौन है द्विघाती समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज कैसा होगा। अगर आपने समकोण त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज कहते हैं जिसमें जो है क्या होता है, एक बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए आपको एक विशेषता बताते हैं त्रिभुज कब बनता है। एक कंडीशन है जहाँ त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर जब करके देखोगे 64 आएगा, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, तो 25 में 9 जोड़ो 25 5 30 4 34 आएगा, बराबर नहीं तो समकोण तो नहीं है भैया ये, ठीक है ना। विषम बाहु का नियम क्या है, सब त्रिभुज की भुजा अलग अलग लंबाई की हो, तो सब तो अलग अलग है, आप कहोगे विषम बाहु है। चलिए विषम बाहु तो है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिया है त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव ना होने की कंडीशन होती है, अगर किसी भी 2 भुजा का जोड़ तीसरी से क्या बड़ा होना चाहिए, चाहे जो भुजा हो, और छोटा होना चाहिए 1 से, तभी बनता है त्रिभुज। तो यहाँ देखो 5 3 8 यहाँ तो बराबर आ रहा है, तो अगर 2 भुजा का मान किसी तीसरे के बराबर आ रहा है, जोड़ वर्ग नहीं है ना, सीधा भुजा का मान बराबर है, तो इस त्रिभुज यहाँ बनता ही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, त्रिभुज संभव ही नहीं है। आगे तो भाई 20 का प्रश्न चल रहा है इस समय, निम्नलिखित संख्याओं में प्राकृतिक संख्या क्या है। तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे इस क्लास को तो आपको पता हो गया प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या और अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी कौन होगी, तो आप कहेंगे इसमें सबसे छोटी हो जाएगी, अच्छा सबसे छोटी नहीं पूछा, केवल प्राकृतिक पूछा है ना, इसमें सबसे छोटी तो 1 होती है अगर पूछा जाए तो, लेकिन इसमें से ढूंढना है। तो बताइए क्या 2 है, 2 बिल्कुल है प्राकृतिक संख्या। 0 नहीं है, मैंने बताया था 0 सबसे छोटी क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और सबसे छोटा पूर्णांक भी 0 को ही कहते हैं।
जबकि रूट 2 क्या है, देखो इसका आप वर्गमूल पूरी तरह से निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या है। और 3.5 इसको दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ेगा, तो ये p/q के रूप में लेके परमेय है। हमसे प्राकृतिक पूछा है, तो क्या होगा, 2 सही हो जाएगा। क्या आएगा, 2 क्या होगा, प्राकृतिक संख्या इस ऑप्शन में से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या नहीं है, फिर वही चीज़ पूछ रहा है, परमेय संख्या कौन नहीं है। तो ये तो पाई है, तो आप तो खुद देखते ही उड़ा दोगे सवाल को। ये 22/7 क्या है, परमेय है। पाई क्या है, अपरमेय, मैंने बता दिया था। 0.69 का दशमलव हटाओ, 2 0 बढ़ेगा, तो ये p/q के रूप में व्यक्त है, तो ये भी परमेय है। और इसको देखो, इसको सॉल्व कर सकते हो आप 5 और 16 का आप निकालोगे, कितना आएगा वर्गमूल 4, तो ये भी p/q में है, तो ये भी परमेय है। तो पाई क्या है, अपरमेय। कह रहा है कौन परमेय नहीं है, तो अपरमेय की बात कर रहा है, तो पाई अपरमेय है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में सर्वसमिका है। अब सर्वसमिका किसे कहते हैं, सर्वसमिका में क्या होता है कि ये वाला पक्ष क्या है, LHS मतलब बायां पक्ष, ये वाला होता है दायां पक्ष। बाएं पक्ष में चर का मान चाहे जो रखो, तो दाएं पक्ष का मान हर बार से आना चाहिए, हर बार, तो उसी को कहते हैं सर्वसमिका। तो पहला वाला होगा क्या, 2x + 3 = 5 है। यहाँ x का मान चेंज करो, मान लो 1 रखा, तो जब 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 3 5 आ गया, सही है। अभी तो हर बार सही बनना चाहिए। 2 रखो x का मान, 2 दूनी 4 3 7 बराबर नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा ये वाला 4x = 2x + 6, क्या ये होगा सही, 4x = 2x + 6। x का मान 1 रखो यहाँ, तो 4 1 कम 4 आएगा, इधर रखोगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2 6 8, पहले ये भी गलत हो गया, बराबर नहीं आ रहा। ये वाला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। क्यों, आइए इसको बताते हैं। इसमें क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट में क्या लिखा है, x + 1 और बराबर क्या दिया है, 2x + 2। इसमें जो LHS है RHS के बराबर होगा हर बार। x का मान कुछ भी लेकर देखो, जो इधर लोगे वही इधर लेना पड़ेगा, हर बार सेम आएगा। मान लो 0 ले लें आप, 0, तो इधर कितना आएगा, x का मान 0 रखोगे तो 0 0 में 1 जोड़ो 1, 1 दूनी 2, इधर 2 आया। इधर रखो x का मान 0, तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 ही तो आया। 1 रख के देखो तो 1 1 2 दूनी 4 आएगा, और यहाँ 1 रखो तो 1 कम 2 2 4, हर बार आएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बा वाला, ठीक है ना। चलिए उन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 2020 का। अगले पार्ट में हम 2021 का पढ़ेंगे, ठीक है ना। सॉरी 21 का तो हो गया, इसके नीचे की ओर चल रहे हैं, क्योंकि 23 का पढ़े, फिर 22 का, फिर 20 का, सॉरी 21 का, फिर 20 का, 4 साल के लगभग पेपर गिरा। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर x + 2 = 81, तो x का मान क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। सिंपल क्यों है, आइए बताते हैं क्यों सिंपल है। चलिए सॉल्व करते, घातांक आदि के सवाल है। 3 की पावर क्या दिया है, x + 2 बराबर कितना लिखा है, 81, हमने भी लिख लिया। अब बताओ, इधर 3 की पावर है, 3 की पावर क्या है, x + 2, तो आपको इधर इसको भी 3 का ही पावर बनाना पड़ेगा। अब इस 81 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे 3 3 का 9 3 27 27 3 81, 3 कितनी बार है, 4 बार, तो लिख सकते हो 3 की घात कितना, 4। तो हम 81 को लिख सकते हैं 3 की घात कितना, 4। अब आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों में जो आधार है सेम है, तो आधार सेम है तो घातों की तुलना कर लेंगे, तो बताओ क्या आएगा। तो आप कहोगे ये वाला जो मान है घात में, इसके बराबर आना चाहिए, तो x + 2 बराबर कितना आएगा, आप कहोगे 4 आएगा, बिल्कुल। तो हमें तो x चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये +2 इधर जाएगा तो क्या होगा, -2, तो 4 में से 2 गया कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आएगा। इसमें क्या है, तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। कितना आएगा, 2। समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो दोस्तों तक शेयर करना और बताना कमेंट में। कोई भी सुझाव हो आप दे सकते हैं कमेंट में, हम उस पर ध्यान देंगे। तो ये रहा पहला पार्ट, जिसमें हमने 23 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को किया। अगले पार्ट में इसकी सेवा समाप्त कर देंगे, 16 तक के जितने प्रश्न हैं सब, ठीक है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।